नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक बेहतरीन से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोगों को चीज़ें बताते हैं। तो आपको याद होगा, कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एक चैप्टर को ख़त्म किया है जो कि प्रोनाउन आपका चल रहा था। उसको हमने कंप्लीटली पिछली वीडियो में ख़त्म कर दिया। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव चैप्टर के बारे में हम बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन लेंगे, सारी जानकारियां कलेक्ट करेंगे और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, वो सारी चीजें हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक प्यारा सा एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहली जो हम कुछ बातें करेंगे वो इस चैप्टर के बारे में वो बातें होंगी जो कि कहीं ना कहीं इसका बेसिक है। तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट आता है वो यही आता है कि भाई एडजेक्टिव होता क्या है। तो समझो मेरी बात को, असल में ये जो एडजेक्टिव होता है ये मेरे भाई कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी या कहीं ना कहीं उसके बारे में कोई ना कोई बात बता रही होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव को अगर आपको एक वर्ड में याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है एडजेक्टिव। ठीक है मेरे भाई, तो अब जो चीजें मैं आपको बताते जाऊं एडजेक्टिव के बारे में वो सारी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो एडजेक्टिव होते हैं आपके, ये नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसे होती है वो समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा ही इज अ टीचर। तो आप अगर नोटिस करेंगे इस ही के बारे में यहां बात बताई जा रही है कि भाई वो एक शिक्षक है। अब भले ही चाहिए एक तरीके से आर्टिकल प्लस नाउन दे रखा है, लेकिन ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। वो चीज बाद की बात है, फिलहाल आप समझिएगा। अगर इसी में, अभी ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अगर इसी में मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैंने लिख दिया ही इज अ गुड टीचर। अब मैंने ये लिख दिया, तो आप दोनों में डिफरेंस करके बताओ क्या डिफरेंस है। तो आप कहेंगे भैया जी इतनी चीजें तो दोनों में सेम है, इतनी चीजें तो दोनों में सेम है, बस आपने इसमें एक नया वर्ड ऐड कर दिया गुड। मेरे भाई ये जो हमने नया वर्ड ऐड किया है यही अपने आप में यहां क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां से आपको वो पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि जो एडजेक्टिव होती है वो नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं होती। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर आपका मन है तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। और मेरे भाई इससे सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि इरिलेवेंट सेंस बन जाए, वो मीनिंगफुल सेंटेंस ही रहेगा। जैसे मैंने बोला ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, और यहां अगली स्टेटमेंट में मैंने ये बोल दिया ही इज अ गुड टीचर, वह एक अच्छा टीचर है। तो दोनों में ही अपनी अपनी मीनिंगफुल सेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे भाई इस गुड को मान लो हटा भी दोगे यहां से, तब भी आपका सेंटेंस सेंसेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, इसी वजह से कहते हैं ऐसा। क्योंकि यहां पे इसको लगाओगे या नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लगा दोगे तो कुछ नहीं होता, नाउन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, भाई कैसा टीचर है, अच्छा टीचर है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मेरे भाई एडजेक्टिव के बारे में एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये छोटे छोटे मैं पॉइंट बताते जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डाउट बने रहते हैं बच्चों के। देखो जो एडजेक्टिव होता है, बच्चों के दिमाग में आता है सर क्या यही एडजेक्टिव है। देखो ध्यान से समझो, एडजेक्टिव के अंदर दो चीजें और भी होती हैं,
जिनमें कुछ तो हम अलग से पढ़ते हैं और कुछ को हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। हालांकि लोग उनको नाम देते हैं अलग, आपकी मर्जी है, आप भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव के अंदर दो चीजें और भी आती हैं, एक तो होता है आपका डेटर्मिनर और एक होता है मेरे भाई आर्टिकल। ये अगर कहीं ना कहीं देखे जाएं तो ये दोनों के दोनों, डेटर्मिनर और आर्टिकल, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। बाकी आपको याद होगा बेसिक वाली क्लास में मैंने एडजेक्टिव और डेटर्मिनर में डिफरेंस बताया था आपको। मैंने कहा था कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है? एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन जो डेटर्मिनर होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की कैसी इंफॉर्मेशन होती है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यानी अगर वो नहीं लगाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग सेंसेबल नहीं बनेगा। वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है? रिक्वायर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा, मैंने लिखा, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। बाकी आर्टिकल तो आप जानते ही हैं, नाउन प्रोनाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं, तो इनके बारे में केवल आपको जो बात ध्यान रखनी है वो बस इतनी सी है कि जो आर्टिकल होते हैं ना, ये डेटरमिनर का ही पार्ट होते हैं। यानी कि हम इन्हें लिख सकते हैं पार्ट ऑफ अ डेटरमिनर। पार्ट ऑफ डेटरमिनर लिखो नॉर्मल, ठीक है। तो डेटरमिनर का ये भाग होते हैं, बस ऐसे ध्यान में रखो अपने, इतनी सी बात केवल। तो आर्टिकल्स जो पार्ट होते हैं वो किसका होते हैं? डेटरमिनर का पार्ट्स होते हैं। बाकी आप अच्छी तरीके से जानते हो उनकी संख्या 3 होती है, एक तो ए और एन, और एक मेरे भाई होता है आपका द। दोनों में डिफरेंस अगर की बात कर लें तो मेरे भाई आर्टिकल ए और एन जो होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और जो द होता है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। ये तब आएगा जब चीजों को बिल्कुल डेफिनेट करना होगा, यानी जब आप किसी निश्चित चीज की बात कर रहे होंगे तब आप द आर्टिकल लगाएंगे, और जब आप नॉर्मली सेंस में बात कर रहे होंगे, एक की सेंस में बात कर रहे होंगे, तब मेरे भाई आप लगाएंगे इंडेफिनेट आर्टिकल ए या फिर एन। अब कब कौन सा आता है ये मैं आपको आर्टिकल चैप्टर में बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इसकी। तो मैंने कहा डेटरमिनर जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की कैसी इंफॉर्मेशन होती है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। रिक्वायर्ड और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है वो समझो। देखो, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो जानकारी जो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बनेगा, वो चीज होती है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। लेकिन यहीं पर आती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे ये एडजेक्टिव हो रहा था, अब इसमें क्या था कि अगर गुड लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग ठीक बनेगा, नहीं भी लगाओगे तब भी मेरे भाई कोई असर नहीं पड़ेगा, मीनिंग आपका फिर भी सेंटेंस का ठीक रहने वाला है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं कि डेटरमिनर में कैसे ये चीजें अप्लाई होंगी, तो अप्लाई करके दिखाते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने नॉर्मली लिखा ही इज ब्रदर। अब ये अपने आप में क्या है? नाउन है। लेकिन आप समझिएगा, मैंने नाउन तो लिख दिया, लेकिन क्या ये अपने आप में मेरे भाई कंप्लीट है? सेंटेंस सही सेंस बना रहा है? ही इज ब्रदर, वह भाई है। अब जैसे ही आप ये बात बोल रहे हो वह भाई है, ये अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। भाई है लेकिन किसका? कैसा भाई? ये बताना पड़ेगा कि कैसा भाई है, किसका भाई है, ये तो बताओ। आपने नॉर्मली ये बोल दिया कि वह भाई है, लेकिन किसका भाई है? टीचर में ऐसी बात चल सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, ही इज अ टीचर, ठीक था। लेकिन इसके अंदर ये बात नहीं चल सकती, आपको बताना होगा। ये अभी जैसे जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, यहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए अगर आप मेरे भाई ऐसे लगा देंगे ही इज अ गुड ब्रदर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक आर्टिकल लगा दो और मेरे भाई सीधे सीधे एडजेक्टिव लगा दो, या आप ऐसे बोल दो ही इज अ ब्रदर, वह एक भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो मेरे भाई जब आप इसमें डेटरमिनर लगाएंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही इज माई ब्रदर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज हर ब्रदर। तो अब ये जो आप लगाएंगे, आप इनके बिना आपको लगाना ही पड़ेगा, आप या तो ये लगाइए या मेरे भाई आर्टिकल लगाइए।
या आप कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाइए, अदरवाइज काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। अगर इसको नहीं लगाओगे तो सेंटेंस की जो सेंस बनेगी वो इनकम्प्लीट होगी भाई, लेकिन किसका पता ही नहीं चल रहा। तो इसी वजह से मेरे भाई जो हम डेटरमिनर लगाते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम हटा नहीं सकते। अगर नहीं लगाओगे, लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो फिर मीनिंग पूरा नहीं आएगा उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे भाई ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि आप अगर पूरा कंबाइन करके जब चलते हो तो आप इनको सीधा सीधा एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, लेकिन वही चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में पूछेगा तो ये डिफरेंस आपको करना आना चाहिए, जो ये चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप कि ये जो एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको जो बेसिक बेसिक बातें बताई हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे करके मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसके दो भाग भी होते हैं, एक तो डेटरमिनर और एक आर्टिकल। आर्टिकल जो होता है वो पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स होता है, ठीक है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधे सीधे समझ में आ गया। लेकिन जो डेटरमिनर होता है वो मेरे भाई नाउन या प्रोनाउन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो एडजेक्टिव होते हैं इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ने होंगे, क्या चीजें हमें एडजेक्टिव में पढ़नी होंगी, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि जो चीजें मैंने प्रोनाउन में पढ़ाई हैं वो कुछ चीजें आपकी यहाँ पे रिवाइज भी होंगी, अपने आप रिवाइज होंगी, आप देखना, क्योंकि वो चीज मैंने वहां पे आपको बताई थी बढ़िया तरीके से, वो यहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे अभी मैं टाइप्स लिखाऊंगा, आप उनमें देखना ध्यान से। तो एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो भाई एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो काफी सारे टाइप्स एडजेक्टिव के बनते हैं। बचपन में आपको याद रखने की जरूरत थी कि वो 10 प्रकार के होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये याद नहीं रखना कि 10 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, नहीं, आपको प्रत्येक का फंक्शन पता होना चाहिए। यानी वो 10 के 10 जो होंगे उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव किस चीज के लिए यूज होता है, क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, वो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई सबसे पहला जो आता है वो होता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहला जो आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि एडजेक्टिव के ही अंदर आ जाते हैं डेटरमिनर और आपके मेरे भाई आर्टिकल। तो सीधी सीधी बात है, आप इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो और कई सारे बच्चे जो इसको डेटरमिनर कहना चाहें वो भी कह सकते हैं। फिलहाल मैं एडजेक्टिव के काइंड्स बता रहा हूं तो इसीलिए मैं एडजेक्टिव पे ज्यादा फोकस रहूंगा। आप इसको भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है भाई, नाम बदल दिया जाता है बस, और कुछ नहीं। चलो तीसरी बात करते हैं। फिर आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर आता है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है भाई, इधर लिख लेते हैं बाकी के। फिर आता है नंबर 6 पर आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है आपका। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, न्यूमेरल हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। और अगर हम बात करें
तो मेरे भाई आपका इम्पैटिक एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होते हैं। आपको याद होगा, अभी देखना मैं अभी एक चीज बताऊंगा इसमें, वो समझना ध्यान से। और लास्ट जो होता है, एक और बच रहा है कोई सा, बताओ कौन सा बच रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है भाई। एक और बच रहा है, उसको बताओ कौन सा बच रहा है भाई। एक बच रहा है, हाँ, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये चीजों के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ये बच रहा था। तो ये आपके 10 एडजेक्टिव हैं मेरे भाई, इनके ही बारे में हमें बस बढ़िया तरीके से समझना है और चीजों को सीखना है, ठीक है। इन्हीं के बारे में बढ़िया तरीके से सीखना है। अब ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी बातों को हम लोग बढ़िया तरीके से सीखेंगे। बढ़िया तरीके से एक एक एडजेक्टिव के बारे में हम लोग सीखेंगे वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले आपको मैं इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो आप समझिएगा। आप इससे पहले प्रोनाउन चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं ऑलरेडी। मुझे बताइए, क्या आपने वहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखे थे? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल देखे थे। इंपैटिक प्रोनाउन देखे थे? आप कहेंगे हाँ भैया ये भी देखे थे। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन देखे थे? जी बिल्कुल देखे थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव देखे थे? देखे थे भैया जी। पॉजेसिव वाले बिल्कुल देखे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव बिल्कुल देखे थे। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई 6 चीजें ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ रखी है प्रोनाउन चैप्टर में, वो इस चैप्टर के अंदर भी रिवाइज होंगी। तो मेरे भाई उनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है ना। तो चलो वन बाय वन सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। तो इसके बारे में पता है आपको क्या बात याद रखनी है, बस एक छोटा सा पॉइंट। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो अपने आप में हमेशा जब भी बन के आएंगे तो वो प्रॉपर नाउन से बनेंगे, ठीक है। तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति अमेरिका से है, तो अमेरिका तो प्रॉपर नाउन हो गया, नेम ऑफ कंट्री है। लेकिन मैंने बोला ही इज अमेरिकन, तो अमेरिकन जो वर्ड बन के आया वो अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन वो बना कहां से है, आप देख पा रहे होंगे, अमेरिका से बना अमेरिकन। तो जो अमेरिकन वर्ड बना वो है तो एडजेक्टिव, लेकिन वो प्रॉपर नाउन से डेराइव्ड किया गया है, यानी प्रॉपर नाउन से उसको बनाया गया है। और जब प्रॉपर नाउन से आप किसी एडजेक्टिव को तैयार करेंगे तो वो अपने आप में प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। समझ गए? चल अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर की। तो मेरे भाई याद करो, हमने पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाए थे और हमने आपको पूरी की पूरी एक टेबल बनवाई थी जिसमें हमने आपको पजेसिव प्रोनाउन भी लिखाए थे वहां पे, और पजेसिव डिटरमिनर भी लिखाए थे, आपको याद होगा। जैसे हमने क्या कहा था, आई के लिए पजेसिव डिटरमिनर या पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। आपका यू के लिए क्या होता है, योर होता है। दे के लिए क्या होता है, देयर होता है। इट के लिए क्या होता है, इट्स होता है। तो ये जो चीजें होती हैं वो मेरे भाई क्या होती हैं, किसी नाउन की पोजीशन बताने के लिए आती हैं, किसी नाउन की पोजीशन बताने के लिए। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये लास्ट वाली क्लास का टॉपिक है। मुझे बताओ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज को पिन पॉइंट करना चाहते हैं, किसी चीज की तरफ संकेत कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। मेरे भाई बस इसमें चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, बात वही है, बस डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम एक प्रोनाउन ना करके वो एक एडजेक्टिव कर रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? बस, और बाकी चीजें वही है, दिस, दीज, दैट और दोस, चीजें वही है। आगे देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आपको बताए थे, जैसे आपका एवरी हो गया, ईच हो गया, ये चीजें, तो ये आपकी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, इनका भी यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मैंने कहा था ना, ये चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं चीजों को। नेक्स्ट देखो, न्यूमेरल एडजेक्टिव की बात करते हैं। भाई न्यूमेरल एडजेक्टिव आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे पीछे। न्यूमेरल नाउन जो होते हैं वो अपने आप में न्यूमेरल एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसी
आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, भाई कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर पढ़े हो, ये सारी चीजें बताऊंगा, बहुत तसल्ली से बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस याद रखना न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर ही ये चीजें आती हैं, 1 2 3 4 ये सब न्यूमेरल आपके एडजेक्टिव की तरह काम कर जाएंगे। साथ ही साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये भी अपने आप में क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आगे देखिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है वो एडजेक्टिव जो किसी भी चीज की मात्रा को बताने के लिए आएंगे। कोई चीज कितने अमाउंट में है, उस अमाउंट को बताने के लिए जो आप एडजेक्टिव यूज करते हैं वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? चल इंपैटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। देखो इंपैटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये अपने आप में किसी नाउन को एम्फसाइज करने के लिए आ रहे होंगे, किसी नाउन को एम्फसाइज करने के लिए आ रहे होंगे, उस केस में मेरे भाई ये इंपैटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, देखो आपने प्रोनाउन पढ़ा था इंट्रोगेटिव, तो वहां पे हमने इसके बारे में क्या बात देखी थी, हमने देखा था कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी चीज का क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी किसी चीज के बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन जाननी होती है तब हम उनका यूज करते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो भाई हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि वो जा कहां रहा है, ये इंफॉर्मेशन, तो इसे पूछने के लिए हमने वेयर लगाया। ऐसे ही अगर हम बात करें, हमने कहा विच कलर डू यू वॉन्ट या डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, भाई तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो कलर के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो कलर से पहले जो हमने यहां विच लगाया वो अपने आप में मेरे भाई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। भाई एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आपको बता रखा है व्हाट होता है, सडन एक्सप्रेशंस वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार उन्हें इंटरजेक्शन भी कहते हैं, आप जानते होंगे वो चीज। फिलहाल एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ही कहलाते हैं, काम करते हैं सेंटेंस में वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का। वो जिस तरीके से वहां यूज हो रहे होंगे उस तरीके से आप उनको बता देंगे कि भाई ये इस तरीके से यूज हो रहे हैं। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, जैसे मोस्ट ऑफ केसेस में व्हाट का एग्जांपल ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो उनको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो आई होप कि मेरे भाई अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये कंप्लीट आप समझ गए होंगे कि जो आपके ये 10 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, किस एडजेक्टिव का क्या काम है, कैसे कैसे वो काम करता है, क्या उसका फंक्शन होता है, सारी बातें मैंने आपको इसमें बेसिक बेसिक बता दी। अब हम प्रत्येक एडजेक्टिव को वन बाय वन पकड़ेंगे और बढ़िया तरीके से उसको सीखेंगे। तो मैं इरेज करता हूं और पहले एडजेक्टिव की तरफ चलता हूं जिसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है भाई, चल चलिए भाई, तो प्रत्येक टाइप्स के बारे में बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला आप स्टार लगा लीजिए जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अभी मैंने पीछे बताया था कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं ठीक है ना। बस आइडेंटिटी के लिए इतनी बात याद रखो कि ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेड बाय प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब प्रॉपर नाउन से ही आप इनको बना सकते हो बहुत आराम से, या डेराइव्ड फ्रॉम करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी मन है लिख सकते हैं आप वो भी। तो मैंने कहा जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से ही बनाए जाते हैं। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है यहाँ, वो ये पॉइंट याद रखना है, ये चीज कि भाई ये जो एडजेक्टिव है वो इससे मिलकर बनेंगे, बात खत्म। अब देखो कैसे करके बनाते हैं इनको भाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, ध्यान से देखना,
जैसे मैंने कहा अमेरिका, तो इसमें बस कुछ मत करना, आप जैसे ही एन ऐड करोगे ये अपने आप में मेरे भाई क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे ही आपने इसमें एन लगाया ये क्या बन गया, देखो जरा ध्यान से, यहां पे अमेरिका था, आपने यहां अमेरिकन कर दिया, तो असल में यहां पर तो ये एक कंट्री का नाम है, और कंट्री का नाम है तो भाई ये स्पेसिफिक हो गया। और भाई किसी चीज का नाम की जब आप बात करते हो, पर्टिकुलर नेम की बात करते हो, तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन इससे हमने यहां पर जो ये टर्म बनाई है ये अपने आप में प्रॉपर नाउन से डराइव की गई है, और ये मेरे भाई अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि वहां रहने वाले व्यक्ति को दिखा रही है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऐसे ही आप कोई भी नाउन ले सकते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे ही करके बन जाएगा। जैसे आप बोलते हो मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है किसी नगर में रहने वाला, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कहलाता है। लेकिन असल में जो मेट्रोपॉलिटन होता है, ठीक है ना, अब मेट्रोपॉलिटन के साथ कभी सिटी वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर नगर अपने आप इंक्लूड होता है, ठीक है, उसके अंदर मीनिंग अपने आप इंक्लूड होता है। तो वो सुपरफ्लोस का कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझेंगे। फिलहाल आप यहां पे समझिए कि कोई भी आपका प्रॉपर नाउन होगा तो उससे आप प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत आराम से बना लेंगे। जैसे अमेरिका से बन गया अमेरिकन, ऐसे ही अगर हम बात करें तो इंडिया से बन गया इंडियन। इंडिया, इंडिया भी कंट्री का नाम है, अब यहां से क्या बन जाएगा इसका प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपके माइंड में जो भी आ रहे हो मोस्ट ऑफ केसेस में आप उनसे आराम से बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई, मोस्ट ऑफ केसेस में आप चीजों को जो है आराम से बना लेंगे। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, बस इतनी ही, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि आपके जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे कैसे करके हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। तो बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चल अब हम चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा प्रोनाउन क्या है, दूसरा प्रोनाउन क्या है, दूसरा हमने देखा था पॉसेसिव। प्रोनाउन लिख रहे हैं भाई, ये होता है, देखो प्रोनाउन चैप्टर हम ऑलरेडी एंड किए ना अभी जल्दी में ही, तो इसी वजह से प्रोनाउन ही याद आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं। पॉसेसिव एडजेक्टिव की अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो वही चीज, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। और पॉसेसिव का मतलब यह है कि वो नाउन और प्रोनाउन पे क्या दिखा रहा होगा, पोजीशन दिखा रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो बस आप इतनी बात पहले यहां ध्यान रखिएगा, पोजीशन के लिए आते हैं, ये पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, पोजीशन को शो करने के लिए आते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब कैसे आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ बताता हूं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा बॉय, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा चाइल्ड, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा कार, और ऐसे ही मैंने लिखा डॉल। अब जरा नोटिस करना आप एक चीज, अभी ये नॉर्मल आपके सामने नाउन लिखे हुए हैं, लड़का, बच्चा, कार और मेरे भाई डॉल, सीधे सीधे अभी ये क्या लिखे हुए हैं आपके सामने, नाउन लिखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने मान लो बॉय के साथ लगा दिया मैंने हिज, तो उसका लड़का हो गया। चाइल्ड के साथ लगा दिया मैंने हर, तो ये किसी लड़की का लड़का बच्चा हो गया भाई, सीधी सीधी बात। कार के साथ लगा दिया मैंने माय, तो ये मेरी कार हो गई। और डॉल के साथ लगा दिया मैंने क्या, आर, तो भाई आर तो प्लूरल हो जाएगा, नहीं आर मत लगाओ, इसके साथ लगा दो मेरे भाई सीधे सीधे आप योर। अब आप नोटिस करो, जब आप केवल नाउन बोल रहे थे बॉय, चाइल्ड, कार, डॉल, तब आपको कुछ नहीं पता चल रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो असल में बात कहना क्या चाह रहा है। बस नॉर्मली बात हो रही थी कि भाई कार है, डॉल है, ठीक है, चाइल्ड है, बॉय है, सीधे सीधे। लेकिन जैसे ही हमने ये वर्ड ऐड किए, इस पे सीधे सीधे अधिकार पता चलने लगा। हिज बॉय, उसका लड़का, हिज हर चिल्ड्रन, उसका बच्चा, ठीक है, माई कार, मेरी गाड़ी, ऐसे योर डॉल यानी कि मेरी गुड़िया।
तुम्हारी गुड़िया, सॉरी, ठीक है। तो ये अपने आप में अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो बर्ड्स है ये मेरे भाई यहाँ पे सीधे सीधे जब हमने इनको ऐड किया तो ये यहाँ पे पोजीशन बताने लग गए, और यही क्या होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और यही आपके पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब आपके माइंड में तुरंत एक चीज क्लिक करेगी कि भैया जी कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये वहां प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपको बिल्कुल बेसिक से। आप मुझे बताओ, क्या प्रोनाउन की परिभाषा आपको नहीं बताई थी क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताई थी। नाउन और प्रोनाउन की अवॉइड करने के लिए, यानी कि जो नाउन की रिपीटेशन होती है उसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन आता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया जी एडजेक्टिव जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। तो जाहिर सी बात है अगर एडजेक्टिव के रूप में ये कभी भी पोजीशन दिखाने के लिए आ रहे होंगे वर्ड, तो मेरे भाई इनके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर मौजूद होगा, ये बात ध्यान रखना। नाउन मोस्ट ऑफ केसेस में आपको नाउन दिखेगा इधर सीधे सीधे। तो आप मुझे बताओ, क्या आप यहां पे देखकर बता सकते हो ये वर्ड यहां पे क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे भैया जी हिज यहां पे पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे पता चल रहा है सीधे सीधे? तो आप कहेंगे भैया जी आपने अभी तो कहा कि अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो मेरे भाई इसके तुरंत बाद नाउन होगा ही होगा, क्योंकि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहां पर भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहां पर भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और यहां भी नाउन के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। तो मेरे भाई ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद नाउन दे रखा है, और तुरंत बाद अगर नाउन दे रखा है तो ये अपने आप में उसकी इंफॉर्मेशन हो गए, और इंफॉर्मेशन हो गए तो भाई क्या कहलाएंगे? ये एडजेक्टिव। तो अगर एग्जामिनर पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में पूछ ले कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी इन वर्ड्स की यहाँ पे, और आपको ऑप्शन में दे दे प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तो मेरे भाई यहां प्रोनाउन मत चुन लेना, ये यहां पे एडजेक्टिव है, और वो भी कौन से एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर भाई? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे कुछ पोजीशन लिखा देता हूँ आपको, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है मेरे भाई? कुछ पोजीशन मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ इनकी, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर जो चीज मैं लिखाऊंगा वो इसके नीचे लिखनी है आपको। तो अब जो चीज मैं इसमें बताने जा रहा हूँ पजेसिव प्रोनाउन में, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मेरे भाई बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर बेस्ड एसएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है ना? तो आप जानते हैं आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, भाई पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो 3 ही टाइप के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी आई और बी होते हैं। सेकंड पर्सन आपका अकेला होता है, कौन? यू। और बाकी थर्ड पर्सन आपके कौन कौन होते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी ही होता है, सी होता है, और इट होता है, और आपका दे होता है, यही तो होते हैं। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। तो बस अब इनके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इनके लिए आपको आगे पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ जाए पोजीशन को शो करने के लिए, तब आप क्या लगाएंगे? तो आई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, माई लगा देना है। बी के लिए आपको तुरंत क्या करना है मेरे भाई? आर लगा देनी है पोजीशन के लिए। यू के लिए आपको योर लगा देना है पोजीशन के लिए। ही के लिए मेरे भाई हिज लगा देना है पोजीशन के लिए। सी के लिए अगर हम बात करें तो हर लगा देना है पोजीशन के लिए। इट के लिए मेरे भाई इट्स लगा देना है, और दे के लिए क्या लगा देना है? देयर लगा देना है। तो आई होप कि ये जो चीजें हैं ये मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगी, जिनको ना पता हो वो मेरे भाई इनको याद कर लेना, क्योंकि एसएससी बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, और बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं ये। बिल्कुल बताओ, आई के लिए माई आएगी पोजीशन, बी के लिए आर आएगी, यू के लिए योर आएगी, ही के लिए हिज आएगी, सी के लिए हर आएगी, इट के लिए इट्स आएगी, और दे के लिए देयर आएगी। भाई बच्चों वाली बातें हैं, क्लास 6 में ये चीजें सिखाई जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? क्लास 6 में ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज है जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं, ये तो हमने ये सीख लिया यहाँ पे। अब समझिएगा एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाता है जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एग्जामिनर इससे ऐसे बनाता है, सीधे सीधे वो आपको सॉरी, ध्यान से देखिए। एग्जामिनर जो पोजीशन के केस में क्वेश्चन बनाता है
वो कभी कभी आपको सीधे सीधे ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा जहां पे आपको सीधे सीधे पता नहीं चल रहा होगा कि करना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। तो वहां आपको क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड वो ऐसा लगा के देगा जिससे रिलेटेड आपको पोजीशन वहां रखनी होगी, तो वो आपको सीधे सीधे पता चलनी चाहिए कि आप इसकी ही बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से होता है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, एक दो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए चीजें। मैंने लिखा आई वॉन्ट योर नोटबुक। तो मेरे भाई अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे ये योर जो दे रखा है ये अपने आप में पोजीशन का काम कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। किस पर पोजीशन दिखा रहा है? नोटबुक पर। अब दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो इसके तुरंत बाद आपको नाउन दे रखा है, और मैंने कहा था अगर कोई वर्ड पोजीशन शो कर रहा है और उसके तुरंत बाद अगर नाउन दे रखा है तो वो वहां पर क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर ये वर्ड क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहां पर ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है कौन सा? योर। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पर्सन किससे अपनी बात कह रहा होगा? यू से अपनी बात कह रहा होगा। तो यू से बात कह रहा होगा तभी तो योर पोजीशन यूज की कि भाई मुझे तुम्हारी नोटबुक चाहिए, आई वॉन्ट योर नोटबुक, मुझे तुम्हारी नोटबुक चाहिए। तो डेफिनेटली ये जिस व्यक्ति से ये बात कह रहा होगा वो यू ही है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो यू की ही पोजीशन क्या होती है? योर होती है। ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है आई एम टीचिंग हिज सिस्टर। तो भाई मैं उसकी बहन को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई यहां पर हिज आपका दे रखा है पोजीशन के लिए, इसके तुरंत बाद नाउन आ रखा है, मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो आप मुझे बताइएगा ये बात किसकी पोजीशन के लिए कह रहा होगा? तो आप कहेंगे भैया जी आपने अभी तो यहाँ पे लिखा रखा है सारी बातें इतनी अच्छी तरीके से कि जो हिज होती है वो किसकी पोजीशन होती है? तो आप कहेंगे भैया जी ही की। तो ये कहीं ना कहीं ही की बहन है। ये जो हिज सिस्टर है वो किसकी बहन है? ही की बहन है, उसकी बहन है। ठीक है। तो ही की पोजीशन है यहाँ पे ये। तो आई एम टीचिंग हिज सिस्टर, हिज किसकी पोजीशन है? ही की पोजीशन है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ऐसे ही योर किसकी पोजीशन थी? यू की पोजीशन थी। ठीक है। ऐसे तरीके से पोजीशन होती है, इनको ध्यान रखना। बाकी मेरे भाई अब हम लोग चलते हैं आगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमने देख लिया, प्रॉपर एडजेक्टिव भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो कि होता है कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। अब आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंस भी तो करना आना चाहिए। चलो वो डिफरेंस सिखाते हैं कि डिफरेंस कैसे होता है, देखना ध्यान से। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं भाई, तीसरे टाइप के एडजेक्टिव पे। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपनी आप में चीजों को क्या करने के काम आते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजों को। जैसे भाई उनमें से प्रत्येक वहां गए तो हम क्या बोल देंगे? प्रत्येक की सेंस लेनी है तो हम यहां पे ईच ऑफ देम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ईच ऑफ देम। तो जो ईच वर्ड हमने यहां पे यूज किया वो अपने आप में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन समझिएगा जो मैंने अभी वर्ड्स बोले ईच ऑफ देम, वहां वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है। हमने पहले टॉपिक जो पढ़ा है प्रोनाउन, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो अभी मैंने एग्जांपल लिया। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसके अंदर मेरे भाई जो मैं वर्ड्स बोलूंगा वो आप नोटिस करना, वो सीधे सीधे आपके क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। कैसे होंगे वो हम देखते हैं। देखो तो सबसे पहली बात वही कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप यूज करोगे तो वो मेरे भाई चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। लेकिन
साथ ही साथ जब वो यूज होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, देखो आपको ध्यान रखना है, ईच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है ना, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ऐसे ही अगर हम बात करें मेरे भाई, नन भी होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कई सारे होते हैं, फिलहाल आप केवल बस इतने याद रखो, इतने काफी हैं आपके लिए। तो अब हम इनमें सभी को जो है बारीकी से सीखेंगे कि भाई ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है, इनको समझेंगे हम। तो समझिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं इनमें कैसे करके किसका यूज होगा। समझिए, देखिए, जो ईच और एवरी होते हैं ये दोनों के दोनों किसका मीनिंग करते हैं, प्रत्येक का मीनिंग करते हैं। मैं समझाऊंगा कि अभी दोनों कैसे करके करते हैं। आइदर का मतलब होता है जब आप एग्जैक्ट दो लोगों की बात कर रहे होंगे और दो में से किसी एक की बात की जा रही होगी, लोग दो मौजूद होंगे वहां पे, लेकिन दो में से बात कितनों की जा रही होगी, एक की, लेकिन वो एक डेफिनेट नहीं होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आइदर राम और श्याम, तो भाई राम और श्याम कौन, दोनों में से कोई एक, सीधे बात है, ऐसे करके होगा। तो दोनों में से एक की बात करने के लिए आइदर आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, दो लोग मौजूद होंगे लेकिन दोनों में से हमें किसी की बात नहीं करनी होगी, तो जब दोनों में से किसी की बात नहीं करनी होगी तो वहां नाइदर का यूज करेंगे। और जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो मेरे भाई उस केस में आप जो यूज करेंगे वो मेरे भाई किसका यूज करेंगे, देखो, अगर आपको मेरे भाई सीधे सीधे वो लगाना होता है, वहां पे एडजेक्टिव लगाना होता है तो नन का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो प्रोनाउन लगाना है तो आप लगा देंगे नो वन। क्या लगा देंगे, नो वन लगा देंगे, क्योंकि वो दो से ज्यादा के लिए आता है। जब आपको दो से ज्यादा लोग दे रखे हो और आपको एक की भी सेंस नहीं देनी, आपको एक की भी बात नहीं करनी, तो आप नो वन का यूज कर सकते हैं। नन ऑफ भी होता है, ऐसी बात नहीं है नन ऑफ नहीं होता, नन ऑफ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी यूज हो जाता है। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बता दिया कि भाई ईच और एवरी प्रत्येक की सेंस देता है। आइदर का मतलब होता है दो में से एक की बात करने के लिए आता है ये। और मेरे भाई जो ये होता है आपका नाइदर, ये दो में से किसी की भी बात करने के लिए नहीं आता, सीधी सीधी बात। तो अब हम जो है वो मेरे भाई यूज करेंगे इनका बढ़िया तरीके से, कि भाई जब ये यूज होंगे, इनका काम इस्तेमाल किया जाएगा, तब ये कैसे काम करेंगे, ये चीज हम लोग सीखते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें हम ये चीज जो है सीखेंगे। चलिए भाई, अब बढ़िया तरीके से जरा इनको सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ईच और एवरी का यूज सीखने वाले हैं। तो यहां पर मैं ईच और एवरी दोनों को एक ही साथ बताऊंगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग भी सेम है और काम भी सेम है। ईच और एवरी का यूज, सबसे पहली बात समझना, जो सबसे छोटी बात है इन दोनों की वो ये है, जो ईच होता है ये आपका मेरे भाई प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, और ये आपका एडजेक्टिव भी होता है। जो सबसे बेसिक डिफरेंस है जिसे आपको हर हाल में याद रखना ही होगा, तो वो ये है कि ईच आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम कर लेता है, लेकिन एवरी केवल केवल मेरे भाई एडजेक्टिव का काम करता है। इसको आप प्रोनाउन की तरह काम नहीं करा सकते। तो कभी भी अगर आपको लिख के दे दिया एवरी ऑफ देम, तो वो चीज गलत हो जाएगी। वहां तुरंत समझ जाना कि एवरी का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, आ ही नहीं सकता एवरी तो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस था इनके बारे में वो यही था कि भाई ईच जो होता है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम कर लेता है, और जो एवरी होता है वो केवल केवल एडजेक्टिव का काम करता है। और जब आप इसको क्वेश्चन में यूज करोगे तो ये किसकी सेंस बना रहे होंगे, प्रत्येक की सेंस बना रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल की तरह अगर मैं आपका एग्जाम्पल दूं तो मैंने लिखा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, मैंने लिखा
ईच प्लेस। अब यहां पे एवरी प्लेस भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो, बात को समझो। मैंने कहा आई वॉन्ट टू विजिट ईच प्लेस, भाई मैं प्रत्येक जगह विजिट करना चाहता हूं। अब एक छोटी सी बात और समझना, ये दोनों के दोनों ईच और एवरी, ध्यान से समझना, यहां बता रहा हूं, ईच और आपका एवरी, ईच और एवरी, जब ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे तो आपको पता है इनके बाद आने वाला नाउन भी होगा। भाई एडजेक्टिव का काम करेंगे तो नाउन भी आएगा इनके बाद। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ईच और एवरी होते हैं ये हमेशा प्रत्येक की बात करते हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं मेरे भाई। और अगर ये सिंगुलर हैं तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी अपने आप में कैसा होगा मेरे भाई, सिंगुलर होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर मैं आपको लिख के दे दूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, आई हैव सोल्ड लिख गया सॉल्व की जगह, चलो कोई बात नहीं, इरेज करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं और इसका मैंने लिखा every questions which are asked in एग्जाम, चलो एग्जाम ही लिखो, एग्जामिनेशन मत लिखो वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर वो उधर दिखेगा नहीं। ठीक है, इतना ही रहने दो। तो जरा मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कोई गड़बड़ आपको नजर आ रही है? भाई ऐसी ही टाइप की गड़बड़ बनाता है ये आपसे, ईच और एवरी में ऐसी ही टाइप की गड़बड़ कराता है। देखो कह रहा है आई हैव सॉल्व्ड एवरी क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एग्जाम, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रत्येक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो मेरे भाई जब आपने प्रत्येक बोल दिया तो आप एग्जाम में चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन पूछे गए हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे गए और आप कह रहे हैं कि आपने एवरी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व किया, तो मेरे भाई 25 के 25 क्वेश्चन को आपने एक एक करके सॉल्व किया होगा। पहले पहला किया होगा, फिर दूसरा किया होगा, फिर मेरे भाई तीसरा किया होगा, फिर चौथा किया होगा, ऐसे कर करके आप गए होंगे 25 तक। तो आपने प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी एक एक करके आपने सॉल्व किया, तो ये प्रत्येक का मीनिंग बना रहा है। तो मेरे भाई जब एक एक करके कर रहे हो तो यहां प्लूरल सेंस नहीं आएगी, एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन लगाना पड़ेगा, तो यहां क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? ये आएगा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो मैंने एग्जांपल इसलिए 25 का कहा क्योंकि आप 25 को आराम से रिलेट कर सकते हो। आपके प्री लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, CHSL हो गया आपका, CGL हो गया, MTS हो गया, इनमें 25-25 क्वेश्चन ही वो पूछता है सीधे सीधे। तो 25 क्वेश्चन को आप कैसे करते हो? 1 बाय 1 करते हो, एक एक करके करते हो। पहले एक पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते हो। तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट वे में करते हो उसको, और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और वो एक एक करके बात कर रहा है, प्रत्येक के सेंस में बात कर रहा है। तो इसके साथ हमें क्या लगाना होगा? सिंगुलर नाउन लगाना होगा। कॉन्सेप्ट यहां लिखा हुआ है भाई, दिमाग में छाप लेना इसको। ठीक है जी, चलो अब ईच और एवरी का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, इनका यूज भी बता दिया। अब बात है जो एक तरीके से वो ये कि मैं आपसे आइडेंटिफिकेशन पूछना चाह रहा हूं। मुझे बताओ कि ये जो यहां एवरी दे रखा है, ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? तो आप कहेंगे क्यों भैया जी हमारी ऐसी तैसी कर रहे हो आप? आपने अभी तो हमें बताया कि एवरी तो कभी प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव ही है, बात खत्म, सीधी सी बात है। अगर मैंने ये पूछ भी लिया आपसे कि बताओ एवरी यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो नहीं है, तो आपको सीधे सीधे पॉइंट मैंने बता रखा है कि वो प्रोनाउन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? चलो अब आगे देखते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कोई गड़बड़ है या नहीं। जो क्वेश्चन मैं अगला लिखने जा रहा हूं आप मुझे बताइएगा उसमें कोई गड़बड़ है या नहीं। ध्यान से देखिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा
इसमें जितनी गलतियां हैं सब ठीक करो, जितनी गलतियां हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो वीडियो को पॉज करके सारी गलतियों को ठीक करना। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे एवरी ऑफ द बॉय इज गोइंग टू द स्कूल। तो भाई सबसे पहली बात आप ये नोटिस करो कि यहां जो आपने एवरी लगाया है ये क्या हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। तो आप कहेंगे भैया आपने बताया तो था प्रोनाउन तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, होगा एडजेक्टिव ही। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ईच और एवरी जब एडजेक्टिव का काम कर रहे हो तो मेरे भाई एडजेक्टिव का जब ये काम करेंगे तो इनके तुरंत बाद नाउन भी होना चाहिए, बट यहां तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा। यहां तो इसके तुरंत बाद ऑफ प्रेपोजिशन आ गई और ये द बॉय इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना बात, एवरी तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि हमें एडजेक्टिव अगर लगाते तो नाउन देना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है। और अगर नाउन लिख भी दोगे तो रिपीटेशन हो जाएगी। जैसे मान लो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि भैया जी एवरी बॉय ऑफ द बॉय कर दें, तो भाई नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी, फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां आएगा तो प्रोनाउन, लेकिन एवरी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो प्रोनाउन होता नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे। तो ईच आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसे कर दूं ईच ऑफ द बॉय, अब ठीक है? क्या ऐसे कर सकते हैं ईच ऑफ द बॉय कर दूं अब ठीक है? बताओ, आगे का ऐसे ही जैसा दे रखा है अभी ठीक है क्या ये? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी अभी भी इसमें गलतियां हैं। हमेशा एक छोटा सा पॉइंट याद रखना जो मैं यहां बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट ये है कि मेरे भाई कभी भी जो आपकी ऑफ प्रेपोजिशन होती है ये दो चीजों का काम करती है। एक तो पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, और एक मेरे भाई सिलेक्शन करने के लिए। तो जब भी ये सिलेक्शन के सेंस में यूज हो रही होगी तो याद रखना सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से होगा। ठीक है, सिलेक्शन जब भी होता है तो वो हमेशा एक से ज्यादा में से होता है। भाई एक ही चीज में से एक का सिलेक्शन कैसे कर लोगे? भाई एक लड़का है उसमें से सिलेक्शन कैसे कर लोगे? गलत नहीं हो जाएगी बात? डेफिनेटली लड़का एक से ज्यादा होना चाहिए। भाई ऐसे समझो मेरे पास एक मार्कर है ये, अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें से सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कह रहा हूं ईच ऑफ द मार्कर, गलत नहीं हो जाएगा? भाई ईच ऑफ द मार्कर का मतलब क्या है? ये तो एक ही है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है सिलेक्शन करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, गलत ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक से ज्यादा किया, अब देखो ये एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए मतलब अब हमारे पास दो है, और दो है तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो मैं ब्लैक वाले को चुन लूं या मैं ब्लू वाले को चुन लूं। तो मेरे पास सिलेक्शन करने की जो एबिलिटी है वो मौजूद है। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूं जब भी सिलेक्शन का काम कर रही होगी ऑफ प्रेपोजिशन तो चीजें आपके पास एक से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन करना है तो एक से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे ही आप यहां ईच लगाएंगे तो आप सिलेक्शन करने लगे, तो ऑफ प्रेपोजिशन यहां किसका काम कर रही है? सिलेक्शन का। और सिलेक्शन ज्यादा में से कम का होगा, ज्यादा में से मतलब मान लो 4 में से 3 का हो जाएगा, ठीक है, 4 में से प्रत्येक का हो जाएगा, मतलब चारों का भी हो सकता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट वे में बोलना पड़ेगा फिर, ठीक है ना? तो अगर हमें सभी का बोलना है तो डिस्ट्रीब्यूट वे में बोलना पड़ेगा, तो ईच ऑफ द बॉय नहीं बोलेंगे, सिलेक्शन का काम कर रहा है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल आना चाहिए, या आगे आने वाली जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने आप में प्लूरल होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बताओ, बॉय लिखेंगे या बॉयज? तो आप कहेंगे भैया जी बॉयज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बॉयज लिखेंगे। बॉय गलत हो जाएगा, बॉय कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ईच ऑफ द बॉयज बोलेंगे। तो आई होप कि ये जो पॉइंट मैंने यहां पे बताया ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ इस ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, ये चीज भी आप मुझे बताना कि इस ईच की यहाँ क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप कहेंगे भैया जी देखो ईच अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा होता तो इसके तुरंत बाद नाउन होता, बट यहां तो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब यही सब्जेक्ट बन रहा है, और यही सब्जेक्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये यहां एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता, और एडजेक्टिव नहीं हो सकता तो डेफिनेटली फिर क्या है? प्रोनाउन है। तो यहां ईच आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है, वो भी कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो एक एग्जांपल मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का बता दिया और एक मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का बता दिया, ताकि दोनों में आप आराम से डिफरेंस कर पाए। तो आई होप कि आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब हम आइदर और नाइदर का डिफरेंस सीख लेते हैं जो कि अपने आप में बहुत जरूरी है, फिर मेरे भाई हम आज के सेशन को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो मैं जरा डिफरेंस आपको बता देता हूं, फिर हम लोग जो है आज का सेशन वाइंड अप कर देंगे।
चलिए, तो अगले पॉइंट में जो हम चीजें सीखने वाले हैं वो आइदर और नाइदर दोनों को एक साथ सीखेंगे, ठीक है ना। आइदर और इन दोनों को हम लोग एक साथ सीखने वाले हैं। रीजन क्यों? क्योंकि दोनों ना थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। बस ये ऐसा, ये पॉजिटिव में होता है और ये निगेटिव में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, जितनी बातें मैं इनके बारे में बताऊंगा आइदर और नाइदर के यूज के बारे में, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आइदर और नाइदर ये दोनों के दोनों की खासियत है कि ये मेरे भाई प्रोनाउन भी होते हैं और ये मेरे भाई एडजेक्टिव भी होते हैं। दोनों के दोनों, ऐसा नहीं एक ही, दोनों के दोनों, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये मेरे भाई एडजेक्टिव भी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इनका जो ध्यान रखना है वो ये है, ये पहला पॉइंट हो गया इनका दोनों का। दूसरा पॉइंट जो आपको इनको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये मेरे भाई एग्जैक्ट दो लोगों की बात करेंगे, एग्जैक्ट दो की, ठीक है ना, एग्जैक्ट दो की बात करेंगे, एग्जैक्ट, ठीक है। कितने की बात करेंगे? एग्जैक्ट दो की, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो एग्जैक्ट जब दो लोगों की बात हो रही होगी, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट दो लोगों की, तो उस केस में आप नाइदर और यहां मेरे भाई आइदर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में तुरंत एक जो है पॉइंट एक उत्पन्न हो जाएगा कि भैया जी अगर बात दो से ज्यादा की हो गई तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई ये किस लिए है? ये है तो मौजूद आपके लिए। पॉजिटिव में चाहिए तो ईच लगा देना, और अगर आपको निगेटिव में चाहिए तो फिर तो है ही आपके पास वो नन वाला, वो लगा देना, ठीक है ना। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ठीक है। तो अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि कैसे करके ये यूज होगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जैक्ट, मैंने आपको बता दिया। अब होता यह है कि जब दो की एग्जैक्ट बात हो रही होगी तब हम ऐसा कर देंगे, लेकिन असल में यूज क्या होता है उनका वो हम तीसरे पॉइंट में बात करते हैं। देखो जब दो में से हमें मेरे भाई एक की बात करनी हो, अब दो में से वो एक जो होगा ना वो ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि हम पहले वाले की बात कर रहे हो, दूसरे वाले की कोई बात ना कर रहे हो, या हो सकता है कि हम दूसरे वाले की बात कर रहे हो, पहले वाले की कोई बात ना कर रहे हो। तो इस तरीके की जब हमें सेंस देनी होती है तो हम आइदर का यूज करते हैं। मतलब आइदर राम और श्याम, मतलब या तो राम या फिर श्याम, ऐसे वाली जो सेंस बनानी होती है। लेकिन जो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि होते दो लोग ही हैं, लेकिन दो में से हम किसी की भी बात नहीं करते, ना तो पहले वाले की बात करेंगे ना दूसरे वाले की बात करेंगे। हम किसी की बात नहीं करते दोनों में से, हम कहते दोनों ही भैया ऐसे ही हैं, दोनों ही नाकारा है। तो हम दोनों में से किसी की बात नहीं करते जब नाइदर का यूज कर रहे होते हैं। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। जितनी चीजें यहां बताई हैं, ये जो पॉइंट मैंने बनवाए हैं, ये आपके माइंड में फिट हो जाने चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? अब ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पे मैं एक पॉइंट और भी इसमें ऐड कर रहा हूं। अगर बात दो से ज्यादा की हो रही हो, तो अगर 2+ की बात हो रही हो तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में तुरंत आप यहां पे तो ईच लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये चीज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट में बनेगी, ये वाली चीज ऐसी वाली प्रोनाउन में फंसाएगा आपको सीधे सीधे। और यहां पे अगर हम बात करें, जब बात इसमें हो रही होगी 2+ की, तो आप क्या यूज कर देना? नन यूज कर देना। समझ पा रहे हो? तो नन यूज कर देना। एग्जामिनर आपको नाइदर लगा के देगा, लेकिन आपको क्या लगा देना है? नन लगा देना है उसकी जगह काट के। तो ये चीजें आपको जो मैंने लिखाई हैं भाई, बहुत ही कम लैंग्वेज के साथ, इसमें मुझे बता दो लैंग्वेज तो मैंने ज्यादा यूज ही नहीं किए, सारे के सारे बस कॉन्सेप्ट यूज किए हैं मैंने सीधे सीधे। तो बस जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी की पूरी बात यहां पे लिखी हुई है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एक बार में समझ में ना आए दोबारा से देख लेना, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आइदर जो होता है वो प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, सेम नाइदर भी होता है, ये भी ऐसा ही काम करता है। फिर दूसरी बात, ये दोनों के दोनों एग्जैक्ट तब आएंगे जब हम एग्जैक्ट दो लोगों की बात कर रहे होंगे, तभी आएंगे, अदरवाइज नहीं आ सकते।
फिर तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये काम ऐसे करते हैं, जो आइदर होता है वो दोनों में से किसी एक की बात जरूर करेगा, या तो पहले वाले की बात कर रहा होगा या दूसरे वाले की बात कर रहा होगा, लेकिन नाइदर का काम ये होता है कि वो उन दोनों में से किसी की भी बात नहीं करेगा, दोनों में से किसी की भी बात नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अगला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है कि भैया जी दो के लिए तो चलो ये दोनों आ गए, जब एग्जैक्ट दो की बात हो रही होगी, लेकिन जब दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तब क्या आएगा? तो जब दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो मेरे भाई पॉजिटिव में आप लगा देना ईच, और मेरे भाई निगेटिव में आप लगा देना नन। यानी आपको एग्जामिनर नाइदर लगा के देगा, लेकिन आपको क्या लगाना होगा? नन, क्योंकि दो से ज्यादा की बात हो रही होगी। ऐसे ही एग्जामिनर पॉजिटिव में आइदर लगा के देगा, क्योंकि बात दो से ज्यादा की हो रही होगी वहां पे, तो आइदर नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? ईच लगा देंगे। आई होप पॉइंट गॉट क्लियर। और ये चीज भी मैं बता देता हूं, ऐसा आपको एडजेक्टिव में देखने को नहीं मिलेगा, ये मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा वो प्रोनाउन से रिलेटेड देखने को मिलेगा। अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा इनके, तब आपको समझ में आएगा ये चीज। ठीक है ना? तो ये जरा मुझे बता दो, ये पूरा चार्ट समझ में आ गया आपको? चारों पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो गए बिल्कुल, आइदर और नाइदर के। अब मैं एग्जाम्पल आपको कराने जा रहा हूं इनके। ठीक है भाई, एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं अब मैं इनके। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब मैं एग्जाम्पल करा दूं जरा इनके आपको। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं आप, उसी के नीचे एग्जाम्पल्स कराने जा रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल, चलो भाई जरा बताओ ठीक है क्या ये, या कोई गड़बड़ है इसके अंदर? तो इसी में एक कॉन्सेप्ट इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होगा, वो मैं बताऊंगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है, उस पर एसएससी क्वेश्चन पूछती है। अब देखो अगर मैं सबसे पहले पूछूं यहां पे क्या लगा रखा है, तो आप कहेंगे भैया जी आइदर लगा रखा है। आइदर कब आता है? जब हम एग्जैक्ट दो लोगों की बात कर रहे होते हैं। तो आप नोटिस करो, इसमें राम और आपका करण, ये दो पर्सन ही है, तो एग्जैक्ट दो लोग दे रखे हैं, मतलब आइदर आ सकता है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये याद रखना कि आइदर के साथ जो पेयर बनता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आइदर के साथ जो पेयर बनता है वो और का बनता है, और नाइदर के साथ जो पेयर बनता है वो मेरे भाई नॉर का बनता है। यहां होता यह है, ये आइदर और नाइदर ये तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये जो और होगा, ये जो नॉर होगा, ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। अब समझना मेरी बात को, जब हमने ऐसा इनको लिखा तो होता यह है कि जब ये सेंटेंस में यूज हो रहे होंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना, जितनी बातें बताई हैं सारी ध्यान से रखना बिल्कुल एकदम। ये और नॉर यहाँ पे कंजंक्शन है, तो जब आप इनको यूज करोगे तो होगा ये कि एक तो पर्सन यहां दे रखा होगा और एक पर्सन यहां दे रखा होगा। सेम नाइदर वाले में भी ऐसा ही होगा, एक पर्सन यहां दे रखा होगा, दूसरा पर्सन यहां दे रखा होगा। और फिर सेंटेंस में आगे होगा ये कि आपसे मेरे भाई वर्ब लगवा रहा होगा दोनों जगह पे, और मेरे भाई हो सकता है कि आगे आपसे पोजीशन भी लगवा रहा हो सकता है आगे आपसे पोजीशन भी लगवा रहा हो। ठीक है ना? समझ पा रहे हो मेरी बातों को? हो सकता है आगे आपसे पोजीशन भी लगवा रहा हो। तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपको मेरे भाई आइदर या नाइदर वाले केस में आपको वर्ब लगाने की जरूरत पड़ी या पोजीशन लगाने की जरूरत पड़ी, तो मेरे भाई जो वर्ब के पास वाला जो नाउन होता है या वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार सारी चीजें चलती हैं। अब जैसे मान लो, तो आप समझ जाओ कि आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो इसके अनुसार आएगी, आगे आने वाली जो पोजीशन होगी वो भी इसी के अनुसार आएगी। सेम इसमें भी मेरे भाई यही होगा, वर्ब जो होगी वो पास वाले के अनुसार आएगी और पोजीशन भी पास वाले के अनुसार आएगी। जैसे अब इसमें देखो, अप्लाई करके देखो, इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया दोनों, अब यहां पे अप्लाई करके देखो। देखो आइदर राम और करण। अब आप नोटिस करो, करण अपने आप में एक पर्सन है, एक व्यक्ति का नाम दे रखा है, जाहिर सी बात है ये अपने आप में यहां पे सिंगुलर दे रखा है। अगर ये सिंगुलर दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग यहां जो वर्ब आनी चाहिए थी वो कैसी आनी चाहिए थी? तो आप कहेंगे भैया जी सिंगुलर आनी चाहिए थी, तो यहां आर नहीं आएगा, इज आएगा।
समझ पा रहे हो, यहां आर नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, इज आएगा। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, यहां पे इज आएगा। अच्छा, अगर पोजीशन लगाने की जरूरत पड़ती कहीं पे भी तो मैं करण के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या लगाता, करण लड़का है तो मैं पोजीशन लगाता हिज, क्या लगाता, हिज पोजीशन लगाता। आई होप कि आप इस पॉइंट को क्लियर कर गए होंगे। अब किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बस आपको यह ध्यान रखना है, अगर ये सेकंड वाला जो भी सब्जेक्ट यहां दे रखा होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, पोजीशन भी सिंगुलर। और अगर मेरे भाई ये सेकंड वाला जो यहां सब्जेक्ट दे रखा होगा, अगर ये आपका प्लूरल हो गया तो मेरे भाई वर्ब भी प्लूरल और पोजीशन भी प्लूरल। और अगर सिंगुलर दे रखा होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, पोजीशन भी सिंगुलर। आई होप कि आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं, मुझे बताइएगा इसमें सारी चीजें अप्लाई करके। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा जितनी गलतियां करूंगा सब सुधारना। चलो जरा करो, जरा ठीक इसको करो भाई, जरा ठीक इसको। क्या क्या गड़बड़ नजर आ रही है इसके अंदर, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। आप सीधे सबसे पहले नोटिस करो, यहां पे नाइदर आपको दे रखा है, नाइदर के तुरंत बाद आपको नाउन भी लगा के दे रखा है, मतलब ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे कही थी, जैसे ही नाइदर आए आप तुरंत ये देखना कि सेंटेंस में कितने पर्सन मौजूद है। तो आप नोटिस करो, यहां पे मेरे भाई एक पर्सन मौजूद है नेहा, और दूसरे जो पर्सन मौजूद है वो है नेहा के दोस्त, लेकिन इनको कलेक्टिव सेंस में यूज किया गया है। अब ये मत कहना कि सर उसके दोस्त तो ज्यादा हैं, ये तो 3 लोग हो गए। मेरे दोस्त समझो, इसको कलेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है, नेहा और उसके दोस्त, दोस्तों को ग्रुप में ऐड कर दिया एक, सीधे सीधे। तो यहां कलेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है, इसको गलत मत करना, ये पर्सन के ही सेंस में माना जाएगा, वो भी सीधे सीधे एक की ही क्वांटिटी में आप इसको लोगे। तो ये दो की बात हो रही है, नेहा और उसके दोस्त, ऐसे मान के चलोगे सीधे सीधे। उस ऐसे मत कहना उसके दोस्त, तो वो वाली सेंस मत लेना, वो गलत हो जाएगी। यहां पर ये 2 ही लोग हैं। अब सबसे पहली बात, जब 2 लोग दे रखे हैं फिर से, तो हम ये देखेंगे कि भाई नाइदर आया है, तो नाइदर का पेयर तो भाई आपने बताया था नॉर के साथ बनता है, तो पहली गलती तो ये हो गई। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि भाई एक सब्जेक्ट यहां होगा, एक सब्जेक्ट नॉर के पास होगा, तो वर्ब जो आएगी वो उसके पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो भाई पास में तो ये दे रखा है, दूसरा वाला सब्जेक्ट ही तो होता है पास में, ये देखो, तो दूसरा वाला सब्जेक्ट तो प्लूरल है। अगर भाई ये प्लूरल है तो ये वर्ब सिंगुलर क्या कर रही है, इसका मतलब ये गलती हुई दूसरी। अब तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई जो पोजीशन आएगी वो भी इसी के अनुसार आएगी। तो यार अब ये प्लूरल है तो पोजीशन भी तो प्लूरल आएगी, तो हर नहीं लगाएंगे, देयर लगाएंगे। प्लूरल पोजीशन क्या होती है भाई, ही सी इट, इनकी प्लूरल पोजीशन क्या होती है, दे के वाली तो होगी पोजीशन, तो देयर लगा देंगे। बस ये गलतियां इसके अंदर थी, बाकी सारी चीजें अपने आप में ठीक है। तो आई होप कि आइदर और नाइदर का यूज भी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। ठीक है भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब जो क्वेश्चन मैं आपको अगला देने वाला हूं, वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत जबरदस्त है, और उसमें जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा वो आप मुझे बताएंगे क्या वो चीज ठीक है या मैंने गलत यूज कर दी है, वो चीज आप चेक करके बताना, जो मैं एग्जाम्पल अब लूंगा इसके अंदर। देख रहे हो, एग्जाम्पल में आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, बहुत बेहतरीन। उससे क्वेश्चन पूछती है एसएससी, ध्यान रखना उसको। चलो एग्जाम्पल की और बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है भाई। इसमें मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने लिखा नाइदर ऑफ कार्स अब बताओ, इसमें आप मुझे देखकर बताओ क्या इसमें कोई गड़बड़ है। तो आप नोटिस करो, कह रहा है नाइदर ऑफ द कार्स आर माइन। तो फिर से वही चीज, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो नाइदर है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहां पे। तो आप कहेंगे भाई देखो, या तो ये प्रोनाउन हो सकता है या ये एडजेक्टिव हो सकता है। भाई एडजेक्टिव होता तो इसके बाद तो नाउन चाहिए था, बट नहीं है, यहां तो प्रेपोजिशन है। इसका मतलब ये जो नाइदर यहां दे रखा है ये यहां पर प्रोनाउन है। क्या चीज है मेरे भाई, प्रोनाउन है।
और अगर ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट का काम कर जाएगा आराम से। जी भाई बिल्कुल। लेकिन आपको ये बात मैंने सारी बता रखी है कि भाई ये तब आता है जब एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही हो। लेकिन आप नोटिस करो यहां तो कार्स की बात हो रही है। अब ये बात है तो प्लूरल सेंस में, लेकिन आप मुझे बताओ अगर दो की बात कर रहे होंगे तो हम डेफिनेट नहीं लिखेंगे क्या कि टू कार्स, नाइदर ऑफ द टू कार्स बोलना चाहिए था हमें तो, लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे कार्स लिखा हुआ है। तो कार्स प्लूरल सेंस में, अब ये दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, यहां पर इनडेफिनिट चीजें हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि कार कितनी है। और जब हमें पता ही ना चल रहा हो तो ऐसे केस में मेरे भाई नाइदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप नाइदर लगा दोगे इसका मतलब आप डेफिनेट मान रहे हो कि ये दो है। एग्जामिनर ऐसा कर सकता है, एग्जामिनर इसको डेफिनेट मान सकता है, बट आप नहीं मानोगे, आपने माना तो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर मानता है, एग्जामिनर करता है ऐसी हरकत कि वो कार्स लिख के दे देगा, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिख के दे देगा यहाँ पे चीज, और यहाँ नाइदर लगा के दे देगा, और उस वाले पार्ट में आपको कुछ करने भी नहीं देगा, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फंसाता है ऐसा क्वेश्चन। तो वहां वो दो ही मान के चलता है इसको। तो याद रखना, ये जो इस तरीके से आपको प्लूरल चीजें दे दे कभी भी, तो इसका मतलब होता है कि ये चीज दो भी हो सकती है, और मेरे भाई ये चीज दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर एग्जामिनर इसको दो मान के चला तब वो नाइदर लगा देगा, बट आप अपने पास से मान के नहीं चल सकते। तो अपने पास से मान के नहीं चल सकते तो भाई हमें किसको प्रायोरिटी पे रखना होगा, दो से ज्यादा वाले को। भाई जाहिर सी बात है यार, दो नहीं हो सकती, लेकिन दो से ज्यादा तो कुछ भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी, 40 भी, 50 भी, कितनी भी हो सकती है। तो ये चीज आपको माइंड में क्लियर रखनी होगी। अब ऐसी बात है तो भाई नाइदर तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने याद करो आपको बताया था कि जब आप दो से ज्यादा की बात कर रहे होंगे और निगेटिव सेंस में बात कर रहे होंगे तो मेरे भाई नाइदर को काट के तुरंत वहां क्या लगा देना, नन लगा देना। तो यहां नाइदर को तुरंत काट के हम क्या लगा देंगे, नन लगा देंगे, और हमारा काम हो जाएगा पूरा। तो नन ऑफ द कार्स, क्या बोलेंगे, नन ऑफ द कार्स, यानी गाड़ियों में से कोई नहीं, जो भी गाड़ियां थी उनमें से कोई नहीं। लेकिन भाई सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, तो ये तो सिंगुलर ही है भाई, प्रोनाउन का काम कर रहा है लेकिन है तो सिंगुलर, और ये सिंगुलर है तो ऑफ के बाद तो ये प्रेपोजिशन ऑफ दे रखी है, इसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब तो नन के अकॉर्डिंग ही आएगी, और नन के अकॉर्डिंग जब वर्ब आएगी तो भाई आर भी नहीं आएगा, इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब इसको आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन बनाए और वो आपको ऐसा कोई वर्ड देकर फंसा दे जिसमें प्लूरल तो हो लेकिन आपको ये ना पता चल रहा हो कि बात दो की है या दो से ज्यादा की, तो ऐसे केस में मेरे भाई आप सीधे सीधे जो ज्यादा वाला होगा उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट नहीं मान सकते, एग्जामिनर कर सकता है ऐसा। पॉइंट मेरा दिमाग में रखना बिल्कुल। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जिसके अंदर भी आपको काफी सारी चीजें सेट करनी होंगी। मैं बढ़िया तरीके से आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आप उनको सेट करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। मैंने लिखा चलो ये क्वेश्चन है। अब इसमें नोटिस करो, कह रहा है आइदर ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब इसमें क्या गलती है, तो फिर से वही चीज चेक करो। अगर ये आइदर दे रखा है तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर ये आइदर आया है तो ये है क्या। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन चाहिए था, बट हमें प्रेपोजिशन दे रखी है, प्रेपोजिशन के बाद ये आगे द वॉइस उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम एडजेक्टिव तो करता ही नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है। और अगर ये प्रोनाउन है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये तो एग्जैक्ट दो के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर तो बॉयज दे रखा है। अब बॉयज में फिर से फंस गए, क्योंकि यहाँ प्लूरल तो है,
अब प्लूरल का मतलब ये दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम किसे मान के चलेंगे? हम दो को मान के नहीं चलेंगे, हम दो से ज्यादा को मान के चलेंगे। हाँ, एग्जामिनर दोनों को मान सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन हम मेरे भाई किसे मान के चलेंगे प्रायोरिटी पे? दो से ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि दो से ज्यादा होने की प्रायोरिटी ज्यादा है उसकी भाई। लड़के दो से ज्यादा होने की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर दो होते तो वो सीधे नहीं लिखता टू बॉयज, सीधे लिखता, लेकिन उसने नहीं लिखा। तो चलो कोई बात नहीं। अब हम ऐसे में क्या करें भाई? तो सबसे पहली बात तो ये है, जब हम दो से ज्यादा प्रायोरिटी पे मानेंगे तो आइदर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आइदर तो दो के लिए आता है। अब आइदर नहीं लगा सकते तो क्या लगाएं भैया? अब देखो, एग्जामिनर हो सकता है कि कल के दिन आपको यहां पे एवरी लगा के दे दे, लेकिन फिर से वही बात, सारे के सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, मुझे बताओ क्या एवरी आ सकता है? तो आप कहेंगे भैया जी आपको तो प्रोनाउन चाहिए, और एवरी तो केवल एडजेक्टिव का काम करता है, प्रोनाउन का तो काम ही नहीं करता, तो ये भी नहीं आएगा। अब ये नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? तो मेरे भाई एक ही टर्म आपके पास बचती है, जो कि है ईच। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? ईच लगाएंगे। और मैंने कहा था ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि सिंगुलर की तरह ही वर्क करते हैं, तो ये सिंगुलर काम करेगा। तो सिंगुलर जब काम करेगा तो मेरे भाई ईच जो है सिंगुलर काम करेगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, दे रखी है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये चीज यहां ठीक है। और आप जानते हैं ऑफ प्रेपोजिशन जब सिलेक्शन का काम करती है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो बॉयज यहाँ प्लूरल दे रखा है, ये चीज भी ठीक है। तो बाकी सारी चीजें यहाँ ठीक है, बस केवल ये प्रोनाउन की गड़बड़ थी। यहाँ मेरे भाई आइदर नहीं आना था, ईच आना था। ठीक है भाई, तो आई होप कि मैंने आज की क्लास में आपको जितनी भी चीजें सिखाई हैं वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होंगी और आपने अच्छी तरीके से उनको समझा होगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको वो बताया है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई भी इधर उधर की बात मैं नहीं करता क्लास के अंदर, सारी चीजें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही बताता हूं। बाकी मिलेंगे, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। हम आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश की 2025 के सभी एग्जाम के लिए। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।